Hello bachcho, welcome back to another video. Today in this video we will start with the third module of your French Revolution, but before that we're going to continue with the reading of political symbols. Okay, that was where we ended the previous video, correct? Now we had finished in the previous video finishing the second module explaining you how France became a constitutional monarchy. Correct. Now let's get started with the first symbol. The first political symbol is the broken chain. अब इस चेन में क्या दिख रहा है बेटा, देखो इनिशियली क्या होता था ना कि स्लेव्स को पहले चेन में टाई अप करके रखते थे. नाउ सिंस दे हैव बिकम फ्री, दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव देयर ओन नेशनल असेंबली, दे आर नो मोर अंडर द सब्जुगेशन ऑफ द मोनार्च, सो दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम. ठीक है, क्लियर हो गया. बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब क्या होता है कि जब एक रॉड होती है उसको आप इजीली तोड़ सकते हो, बट अगर आप वो बंडल में अगर आप सब इकट्ठे हो गए हो एंड यू आर फाइटिंग फॉर अ गुड कॉज, देन नोबडी कैन वीकन अप योर यूनिटी. Okay, the strength lies in the unity itself. Okay, now the eye within a triangle radiating light, what does it mean? It means that this is imparting knowledge to everyone. जो पहले लोग ignorant थे, जिनको अपने rights के बारे में पता नहीं था, अब वो सभी लोग अपने rights को लेके aware हो चुके हैं. ठीक है. What is scepter? Scepter एक wand होता है बेटा, जो ceremonial occasions पे king या monarch अपने हाथ में hold करके रखते हैं, and this is a symbol of a royal power. Okay. Now this is the fifth symbol, that is snake biting its own tail to form a ring. अब ये ring बन रही है, इसका मतलब ना ही कोई beginning है ना ही कोई ending है. That means something which is eternal, something which is forever, which is never ending. Correct? ठीक है. Okay. The next is the Phrygian cap. ये cap slaves डालते थे. ठीक है. कब? जब उनको freedom मिल गई. When they got free, they started wearing this Phrygian cap. Okay, now blue, white and red, it stands for the national colors of the France. That is the three colors which are representing the flag of the France. Okay, the next symbol is the winged woman, and she's personifying the law, and the law states that everyone is equal, right? Now the last is the law tablet that you have seen in the last module, where the declaration of the man and the citizen were declared by the constitution. So this is the law tablet, which is indicating that all of the people of France are equal in the eyes of the law. ओके चिल्ड्रन, आई होप ये आपको सारे पॉलिटिकल सिंबल्स क्लियर हो गए हैं. चलो अब शुरू करते हैं थर्ड मॉड्यूल, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. देखो सबसे पहले टाइटल को समझ लो कि फ्रांस ने क्या किया, मोनार्ची को अबॉलिश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया. दिस वाज द एंड ऑफ द रूल ऑफ द किंग. दे डिडंट वांट द किंग टू रूल एनी मोर. फाइन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि पीपल हेयर आर गोइंग टू अल्टीमेटली elect their representative. People will elect their representative. ठीक है. और जो king होगा ना, that will not be the head of the state. No king will be the head of the state. I hope this title is clear to you. चलो अब समझते हैं इस मॉड्यूल को. सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बनी, उसके बाद जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गई. हुआ क्या, लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दी थी, लेकिन बहुत ही चालाकी से ना ही एंटर्ड इनटू सम सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रशिया. अब उसको था कि मेरी पावर्स को तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनने की वजह से माई पावर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई नीड टू डू समथिंग टू बी इन द पावर. ओके, सो उसने सीक्रेटली किंग ऑफ रशिया के साथ कुछ नेगोशिएशंस किए, एंड इसको देखते हुए ना व्हेन ही वाज डूइंग ऑल दीज मैनिपुलेशंस एंड ही वाज ट्राइंग टू मेंटेन सम सीक्रेट रिलेशंस, तो आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे ना, दे वर रियली वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स कि पता नहीं फ्रांस में क्या हो जाएगा. तो उस डर के मारे ना आसपास के रूलर्स ने अपने ना आर्मी भेज दी. ठीक है. तो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ना फ्रांस में, उनको क्लैम्प डाउन करने के लिए, उनको रोकने के लिए, एंड दिस वाज इन द 1789 ईयर इटसेल्फ. अब इससे पहले ऐसा कुछ होता, बिफोर द आर्मी कुड हैव एंटर्ड इनटू फ्रांस टू जस्ट शट डाउन द इवेंट्स दैट वर हैपनिंग, नेशनल असेंबली ने क्या किया, इन्होंने वोट किया कि चलो बताओ कितने लोग फेवर में है वॉर करने के लिए और कितने लोग फेवर में नहीं है. सो मैक्सिमम पीपल वर इन द फेवर ऑफ डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु वर ट्राइंग टू बी इन कोलैबोरेशन विद द फ्रांस. ठीक है, ताकि फ्रांस के लोगों को वापस से हम मोनार्च के रूल से वैसे ही रूल करें जैसे हम इन द पास्ट वी बिन रूलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट. तो बहुत से वॉलंटियर्स थे बेटा जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया फ्रॉम द वेरियस प्रोविंसेस, एंड ये जो वॉर था ये क्या था, लोगों का वॉर था. और किसके अगेंस्ट था, किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट. पूरे यूरोप में ये वॉर जो था वो शुरू हो चुका था.
ओके जब ये वॉर चला तो उस टाइम पे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए गए एंड वन ऑफ द सॉन्ग दैट वाज संग वाज मार्सियालीज. इस किसने कंपोज किया था? इट वाज कंपोज बाय पोएट रॉजर डी एल आइल. तो ये पहली बार जो ये वाला नेशनल पेट्रियाटिक सॉन्ग था ना, ये किसने गाया था? जो वॉलंटियर्स मार्सेली से आए थे ना, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी, जैसे से वो पेरिस के अंदर एंटर कर रहे थे, ये वाला पेट्रियाटिक सॉन्ग गाते हुए एंटर कर रहे थे. तो इस तरह से उसको नाम मिल गया, अपना मार्सियालीज मिल गया. अब ये जो मार्सियालीज था ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट अ 1 मार्क क्वेश्चन. करेक्ट. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब रेवोल्यूशन वॉर्स चले इतने टाइम के लिए, तो उससे क्या हुआ? वॉर विल नेवर लीड टू हैप्पी एंडिंग्स. इट्स गोइंग टू ब्रिंग आउट लॉट ऑफ लॉस. बहुत नुकसान हुआ, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई लोगों को. एंड जब मेन, जो देखो ना, मेन सारे के सारे वॉलंटियरली उन्होंने आर्मी में पार्टिसिपेट किया, तो वो ऑब्वियसली फ़ाइट करने के लिए अलग अलग फ्रंटियर्स पे लड़ रहे थे वॉर. तो जो वुमेन थी, दे वर लेफ्ट टू कोप अप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. अब घर पे कौन देखता? बच्चों को देखना था किसने? वुमेन वर लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, अपने बच्चों को देख रही थी, और लिविंग अर्न करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी वुमेन के शोल्डर्स पे आ गई. नाउ लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन दे वर कन्विंस्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो इस बात को लेकर पूरी तरह मतलब कन्विंस थे कि जो रेवोल्यूशन है उसको फर्दर कैरी किया जाए. क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1791 में, उसने पोलिटिकल राइट्स दिए थे, तो सिर्फ कुछ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए थे. मतलब सभी लोगों को एक जैसे राइट्स नहीं मिले थे. अगर आपको वोटिंग का याद हो तो सिर्फ 25 ईयर्स एंड अबव एज के जो मेन थे उनको वोटिंग का राइट मिलता था, वो भी अगर वो अपने 3 दिन की सैलरी को टैक्स पे करने में कैपेबल होते थे तब. तो हुआ ना, डिस्क्रिमिनेशन तो एग्जिस्ट कर रहा था. तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? सोचा कि इस चीज़ को हमें और तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. तो इन्होंने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए. और पॉलिटिकल क्लब्स बनाने का जो मेन मोटिव था वो ये था, टू रैलिंग द पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन. मतलब दे जस्ट वांट टू कैंपेन, दे वांटेड टू प्रोपोगेट एंड दे वांटेड टू डिस्कस कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट के आने वाले टाइम में, और कैसे उनको अपना एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. सो सबसे जो सक्सेसफुल क्लब था, दैट वाज द क्लब ऑफ जैकोबिन्स, जैकोबिन क्लब. ठीक है, जैकोबिन क्लब था. इसको नाम किससे मिला था? देयर वाज अ सेंट जैकोब ऑफ पेरिस, उसके नाम से इस क्लब का नाम रखा गया. इवन वुमेन वर नॉट बिहाइंड इन फॉर्मिंग द क्लब्स. उन्होंने भी बहुत से क्लब्स बनाए, जो हम सेक्शन 4 करेंगे ना इस चैप्टर का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसमें हम आपको करेंगे, बताएंगे कि वुमेन ने कौन कौन से अपने क्लब्स बनाए थे, कितने बनाए थे, और कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था. ठीक है. अब यहाँ देखो, ये जैकोबिन क्लब के मेम्बर्स हैं जो इस तरह से ड्रेस्ड हैं. अब जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो थे वो किस पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू द लेस प्रॉस्परस, यानी कि ज़्यादा रिच नहीं थे, ठीक ठाक से लो मिडिल इनकम ग्रुप था. जैसे कि शॉपकीपर्स, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट, इस तरह के, मतलब जो लो मिडिल इनकम क्लास के ग्रुप के लोग थे, दे वर फॉर्मिंग द जैकोबिन क्लब्स. इनका जो लीडर था वो कौन था बेटा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. दिस कैन अगेन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ 1 वर्ड क्वेश्चन. ठीक है. और जैकोबिन क्लब किसने बनाया? ठीक है, किसके नाम पे पड़ा? सेंट जैकोब इन पेरिस. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें विच यू शुड रियली कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर रीडिंग द chapter. That is why in between the lines is very important to get hold of the essence of the lines and the meaning, so that you are able to pen down the answer in a beautiful way. Okay, so क्या हुआ बेटा? Large group among the Jacobins, they decided to start wearing the long striped trousers. You can see the kind of the trousers they are wearing. It's got long stripes. ठीक है. और ये किसको मैच करते थे? जो वर्कर्स डॉक पे काम करते थे, यानी कि जो शिप के हार्बर पे काम करते थे, वहाँ पे भी इसी तरह की ड्रेस डाली जाती थी. Now this style of the dress was basically worn by the Jacobins because they wanted to look themselves different from the fashionable section of the society, especially किससे हट के दिखना चाहते थे अपने आप को? नोबल से. क्यों? क्योंकि नोबल्स क्या डालते थे? नी ब्रीचेस. नी ब्रीचेस क्या होते हैं बेटा? शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं जो मेन डाला करते थे, और उनको फास्टन अप कर दिया जाता था जस्ट बिलो द नी, और वहाँ तक वो डाल लेते थे फिर बड़े बड़े गम बूट्स. नाउ दिस वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वील्डेड बाय द वियर ऑफ द नी ब्रीचेस. मतलब उनका ये जो तरीका था ना अपने आप को फैशनेबल सोसाइटी से हट के ड्रेसअप करने का, ये एक ऐसा तरीका था जिससे वो ये कन्विंसिंगली दूसरों को बताना चाहते थे कि हम ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हमें ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी पावर को कैसे ख़त्म करने वाले हैं. ठीक है. ठीक है. तो मतलब बेसिकली वो ऐसी अथॉरिटी को एंड करना चाहते थे. ठीक है. सो ये जैकोबिन्स जो थे, इनको किस नाम से बुलाया जाता था? सैंस क्यूलोथ. सैंस का मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस. राइट. सैंस क्यूलोथ जो मेन थे वो तो इन एडिशन क्या डाली हुई थी? अगर आप पीछे अपनी पेज में चेक करोगे तो दे वर वेयरिंग द रेड कैप.
वी ऑलरेडी रेड द पोलिटिकल सिम्बल्स ना, रेड फाइरिजियन कैप की इन्होंने डाली स्लेव्स ने, ये दिखाने के लिए कि अब हम फ्री हैं, अब हम किसी भी किंग के सब्जुगेशन के अंडर नहीं जिएंगे, ठीक है. दैट इज सिम्बलाइजिंग लिबर्टी. एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो, दैट मीन्स दे वर नॉट अलाउड टू वियर एनी काइंड ऑफ अ रेड कैप, ओनली मेन वर अलाउड टू वियर अ रेड कैप. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो उसके बाद क्या हुआ, समर ऑफ 1792. देखो डेट्स याद रखनी है क्योंकि डेट्स को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो मैच की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि 1789 में क्या हुआ, 1791 में क्या हुआ, अब 1792 में क्या हुआ. इसमें तो आपको पता है ना 1789 में वो सारे सीरीज़ चल रहे थे, स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी, है ना. उसके बाद 1791 में फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनी. एंड नाउ 1792 में क्या हुआ, जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन. इंसरेक्शन का मतलब होता है कि वायलेंट एक्शन लेना, ठीक है. क्या मतलब होता है, वायलेंट एक्शन लेना, किसके अगेंस्ट, रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है. सो दे वर रियली एंगर्ड, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे बिकॉज फूड जो था, एक तो सप्लाई बहुत कम हो रही थी फूड की मार्केट में, दूसरा जो सप्लाई हो रही थी उसके प्राइसेस बहुत हाई थे. सो जैकोबिन्स ने सोचा कि अब हम वायलेंटली अटैक करेंगे, ठीक है. सो व्हाट डिड दे डू, ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलिरीज. वहाँ पे इन्होंने धावा बोल दिया, अटैक कर दिया. अटैक किया तो सबसे पहले किंग के गार्ड्स को इन्होंने मारा, उसके बाद किंग को पकड़ के उसको हॉस्टेज ले लिया, ठीक है, कैप्टिव ले लिया उसको काफ़ी घंटे के लिए. उसके बाद क्या हुआ, जितने भी ये नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, इन्होंने वोट किया कि क्या किया जाए. तो सबकी वोट ये आई कि इस जो किंग को है ना, इसको इम्प्रिजन कर दो, ठीक है, जेल में डाल दो. तो इलेक्शंस हुई. उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस में डिसाइड किया गया कि जितने भी मेन हैं ना 21 ईयर्स एंड अबव, रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ, ये नहीं देखेंगे कि वो कितनी वेल्थ के एसेट हैं उनके, या वो किस टैक्स पेयर कैटेगरी में फॉल करते हैं, कुछ नहीं देखना. रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ, ओनली द क्राइटेरिया दैट दे नीड टू फुलफिल इज़ दैट दे शुड बी मेन एंड दे शुड बी अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स. तो उन सबको राइट टू वोट मिलेगा, ठीक है. ये अब जो चेंज हुआ ये पैलेस ऑफ ट्यूलिरीज के अटैक के बाद हुआ. दैट इज़ इट हैपेंड इन द ईयर 1792. ओके. अब ये जो न्यू इलेक्टेड असेंबली हुई थी ना, जहाँ पे इलेक्शंस हुई थी, तो जहाँ पे नई असेंबली इलेक्ट हुई उसका नाम इन्होंने कन्वेंशन रख दिया. तो 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ, कन्वेंशन ने मोनार्ची को कर दिया ख़त्म एंड फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक. रिपब्लिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर की शुरुआत में कि लोगों ने अपने वोटिंग राइट से अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, जहाँ पे मोनार्च इज़ नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है. सो आई थिंक दे हैव गिवन द डेफिनेशन हियर. सो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. देर इज नो हेरिडिटरी मोनार्ची, देर इज नो रूल ऑफ द किंग. ओके, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, when this 21 September 1792 the monarchy was abolished and the republic, France was declared as a republic. Louis 16 को बेटा फांसी दे दी गई, ठीक है, by a court on the charge of treason. मतलब उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि इसने अपनी कंट्री के साथ धोखा किया, बिट्रे किया. तो 21 जनवरी 1793, अगेन यू नीड टू रिमेंबर द डेट. इस डेट को क्या किया गया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि पब्लिकली इसको मार दिया गया, ठीक है. कहाँ पे मारा गया, प्लासे डी ला कॉन्कॉर्डे. दिस इज़ अ द फ्रेंच प्लेस वेयर ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ. ओके, देन व्हाट हैपेंड टू क्वीन मैरी एंटोनिएट, हु वाज शी वाज लुई 16's वाइफ. She also met with the same fate. As Louis 16 was sentenced to death, so she was also given the same kind of a death sentence. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो अब हम चलते हैं रेन ऑफ टेरर पे. अब रेन ऑफ टेरर जो है ना, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में. अगेन आई एम राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू डोंट नीड टू मिस इट आउट व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, ठीक है. और बेटा जितने भी न्यू वर्ड्स हैं ना, इनको ज़रूर लर्न कर लेना. यू कैन गेट अ 1 मार्कर क्वेश्चन एज एन MCQ, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा. तो आई मीन डोंट मिस आउट एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गिवन इन योर बुक, ठीक है. अब रेन ऑफ टेरर की बात करें तो ये कब से कब तक हुआ, 1793 से 1794, एक ही साल चला था और इसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता था. कौन था इसका रूलर, कौन था, रॉबर्सपियर, जिसने जैकोबिन क्लब को हेड किया था, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, रिमेंबर. नाउ व्हाई दिस पीरियड इज़ रेफर टू द रेन ऑफ द टेरर, क्योंकि जो रॉबर्सपियर था ना, ये बहुत ही टायरेनस किंग था. टायरेनस होता है बहुत ही क्रूअल से किंग होते हैं ना, जो
ठीक है। सो ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, एक तो कंट्रोल में रखता था सबको, और जो इसकी बात ना माने ही जस्ट यूज टू पनिश देम, ये इसकी पॉलिसी थी। नाउ ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, they were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. ओके तो ये सब, ये बेटा किन 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 को अपनी एनिमीज़ मानता था? रिपब्लिक के जितने भी लोग थे, एक्स नोबल्स, क्लर्जी मेंबर्स, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर हो गए, इवन अगर इसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स इसके तौर तरीक़ों से एग्री नहीं ना करते थे तो उनको क्या करता था? अरेस्ट करवा देता था, जेल में डाल देता था। फिर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उनकी पेशियाँ होती थी, देवर ट्रायल। ये रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल क्या होता है बेटा? ये कोर्ट सिस्टम होता है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी पीरियड, ताकि जितने भी पॉलिटिकल ऑफेंडर्स हैं ना, उनको मतलब किस तरह से यहाँ पे उनको ट्रायल होगा, उनके रिगार्डिंग कौन कौन से लीगल प्रोसीजर्स चलेंगे, बस ये आपको इतना समझना है। इसको लेके कोई डेफिनेशन नहीं आती, कुछ नहीं पूछा जाता, जस्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट व्हाट इज़ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। आप ये समझ के चलो कि जो हम आजकल कोर्ट देखते हैं ना, ठीक है, इंडियन कोर्ट्स, ये तब का फ्रांस का कोर्ट होता था, ठीक है। तो अगर कोर्ट ने ये देखा कि जिसका अरेस्ट होके उसको जेल में डाला गया और उसका ट्रायल चल रहा है, अगर कोर्ट ने उसको गिल्टी फाइंड आउट कर लिया तो उसको ग्लूटोइन कर दिया जाता था। और ग्लूटोइन क्या था? एक डिवाइस था जिसके अंदर 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था, जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का, जिसकी हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट, उसको बिहेड कर दिया जाता था, यानी उसका सिर काट दिया जाता था। एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्यूलोटिन हु इन्वेंटेड इट। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस एंड द पॉलिसीज़ दैट वर बीइंग कंट्रोल्ड अंडर द रूल ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। अब रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने क्या किया? इसने ना कुछ लॉज इशू किए। अब वो लॉज में क्या किया? इसने मैक्सिमम सीलिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर स्लैब फिक्स कर दी, वेजेस की भी, प्राइसेस की भी, कि इतने ही वेजेस मिलेंगे आप लेबर को और इतने ही प्राइसेस की चीज़ मार्केट में बिकेगी। अब मीट एंड ब्रेड तो स्टेपल फूड था, वो भी इसने राशन कर दिया, थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया। पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि आप अपना ग्रेन ट्रांसपोर्ट करो सिटीज़ में, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद एक फ़िक्स प्राइस पे बेचोगे जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ है, इससे ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा, जो हमने फ़िक्स कर दिया दैट इज़ द प्राइस एट विच यू गोइंग टू सेल योर हार्वेस्ट। अब क्या हुआ? यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वो फॉरबिड कर दिया, बंद कर दिया उन्होंने, रॉबस्पियर ने। मतलब उसका मेन मोटिव था कि जितने भी सिटीजन्स हैं ना, उनको सिर्फ एक ही ब्रेड खानी है, विच इज़ पैन डी ग्लाइट, दैट इज़ इक्वालिटी ब्रेड। सब इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे। इक्वालिटी ब्रेड किसकी बनती थी? होल व्हीट की बनती थी। इक्वालिटी को कैसे प्रैक्टिस किया गया? मतलब एक तरफ से तो उसने कुछ बहुत ही सिवियर टर्म्स एंड कंडीशंस रखी फ्रांस की सिटीजन्स के ऊपर, लेकिन एक तरफ उसने कुछ चीज़ें अच्छी भी करी, जैसे इक्वालिटी को उसने बोला कि इक्वालिटी को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो अपनी स्पीचेस के थ्रू करता था, चाहे लोगों को कहीं किसी भी मीटिंग में एड्रेस या डेमोन्स्ट्रेशन में एड्रेस करता था। तो उसने बोला कि इंस्टेड ऑफ addressing the women and the men of the France by monsieur and madame, ठीक है, आज से सभी फ्रेंच मैन एंड वुमेन किससे एड्रेस किए जाएंगे? एज सिटीज़न, ठीक है बेटा। उसके बाद चर्चेस को क्या किया इसने? चर्चेस को कर दिया बंद, और उन बिल्डिंग्स को इसने कन्वर्ट कर दिया बैरक्स एंड ऑफिसेस में, यानी कि बैरक्स होते हैं एक ऐसी प्लेस जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है, या इसने अपने खुद के वहाँ पे ऑफिसेस बना लिए। तो रॉबस्पियर ने क्या किया बेटा? उसने अपनी पॉलिसीज़ को इतना रिलेंटलेसली परस्यू किया। रिलेंटलेसली का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग, ठीक है, अपनी पॉलिसी बदलता नहीं था। इवन उसके सपोर्टर्स डिमांड करते थे कि अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी मॉडरेशन लेकर आ, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाती है ना तेरी पॉलिसीज़ की, बाकी इट्स अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट फॉर द पीपल, एंड दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अभी ऊपर पढ़ा था ना कि सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट वाली उसकी पॉलिसीज़ होती थी, ठीक है। जब उसने ये बात नहीं मानी तो क्या हुआ ना, पीपल ऑफ फ्रांस दे रोज अगेंस्ट हिम, एंड फाइनली क्या हुआ? ही वॉज कन्विक्टेड। उसको भी कन्विक्ट कर दिया गया कोर्ट में। कौन से ईयर में? जुलाई 1794 में अरेस्ट किया गया, एंड अगले दिन उसको गिलोटाइन में भेज दिया गया। द सेम डिवाइस जो इसने दूसरों को पनिश करने के लिए लगाया हुआ था, उसी डिवाइस में इसकी भी एग्जीक्यूशन कर दी गई, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये पिक्चर देख लो कौन सी है। ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है विच इज़ trying to mobilize the loyalty of its subjects through various means, and one of them was staging of the festivals like this one.
ठीक है। तो ये छोटी सी पिक्चर है जिसको लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पिक्चर किस चीज़ को सिम्बॉलीफाई कर रही है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इट डाउन दैट दिस इज़ शोइंग द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट किसकी थी? वही लोगों की जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, जिन्होंने नेशनल असेंबली को वापस से इलेक्ट करके कन्वेंशन का नाम दिया। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल दैट इज़ द डायरेक्टली रूल्स फ्रांस। नाउ जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर जो था वो ख़त्म हो गया, उसकी डेथ होगी। वही तो लीडर था जैकोबिन क्लब का। नाउ व्हेन द जैकोबिन गवर्नमेंट फेल इट अलाउड द वेल्दियर मिडल क्लासेस टू सीज द पावर। अब क्या हुआ ना, पावर तो उनके हाथ से चलेगी क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो कलैप्स कर गई। उसके कलैप्स करते ही फ़ायदा किसने उठाया उस मौके का? वेल्दियर मिडल क्लासेस ने। जो क्लासेस बहुत ज़्यादा वेल्दियर थी, फाइनेंशियली स्टेबल थी, उन्होंने पावर को सीज़ करने की यानी कि अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करी। एंड व्हाट हैपन लेटर, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस की गई जिसने नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को वोट करने से मना कर दिया। नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शन मीन्स दोज पीपल हु डू नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन। नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब होता है बेटा? जो लोगों को खुद की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, हु डू नॉट ओन देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, उनको वोट डालने की परमिशन नहीं थी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी इसने बनाए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इन्हीं दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने किसको अपॉइंट किया? डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जिसमें 5 मेंबर्स होते थे। ये बेसिकली इसलिए बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ताकि पावर जो है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक के हाथ में ना हो। जैसे जैकोबिन्स के रूल के टाइम मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर के हाथ में थी ना पावर, तो ये चीज़ दोबारा ना हो इस करके लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डायरेक्टरी को अपॉइंट किया था। लेकिन हुआ क्या, ये जो डायरेक्टरी के एग्जीक्यूटिव टीम थी ना 5 मेंबर्स की, इनका ना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ ना अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। देयर वाज अ क्लैश ऑन सर्टेन ओपिनियंस। फिर इन्होंने क्या किया, उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, डिसमिस हो गया। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से जहाँ डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में झगड़े चल रहे थे, फ़ायदा कौन उठा गया? नेपोलियन बोनापार्टे विद his strong military power, he became the dictator of France. ये किसका डिक्टेटर बन गया? फ्रांस का। वो कहानी सुनी है ना, जब 2 बिल्लियाँ लड़ती हैं तो उसका फ़ायदा कौन उठा के लेके जाता है? बंदर उठा के लेके जाता है, ठीक है ना। तो बस उसी चीज़ को दिमाग में रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी उसका फ़ायदा किसने उठा लिया? नेपोलियन बोनापार्टे ने, ठीक है। नाउ थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अब क्या हुआ बेटा? नेपोलियन बोनापार्टे ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। इसके टेक ओवर करने के बाद गवर्नमेंट में चेंजेस आने ही थे, लेकिन जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स थे ना, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, ओके, दैट मीन्स ब्रदरहुड। दे रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड द पोलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस। तो ये जितने भी आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही बना के रखे हुए थे ना, तो फ्रांस के लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग आइडियल्स थे, जिससे कि फ्रांस की पॉलिटिकल मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, इनकरेजमेंट मिली। एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, क्योंकि फ्रांस से ही सारी रेवोल्यूशन यूरोप तक स्प्रेड करी थी। इस मॉड्यूल को वी गोइंग टू फिनिश इट हियर, सो विल मीट इन the next video with the next module. Till then, stay connected and stay tuned to my channel, and don't forget to like, share and subscribe. That gives me a lot of motivation. Thank you.